हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं केन्जियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन के बारे में। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, साथ ही में पढ़ेंगे कि केन्स के क्या क्या अजम्पशन है इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए, और हम इक्विलिब्रियम जीडीपी डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको जो एक अप्रोच है वो डिस्कस करवाने वाली हूँ, दैट इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड एग्रीगेट आउटपुट का अप्रोच, जिसको हम लोग AE इज इक्वल टू वाई अप्रोच भी कहते हैं। ये फर्स्ट अप्रोच है। जो सेकंड अप्रोच होगा वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो अगर आपको इन वीडियोस की PDF फाइल चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे से फेसबुक पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। उस पेज को भी ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं। तो जो हम लोग केन्जियन की थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको पता ही लग गया कि केन्स के द्वारा दी गई है ये थ्योरी। तो केन्स के क्या क्या अजम्पशंस है, और भी जो हमने थ्योरीज को डिस्कस किया है केन्स की, तो उसमें उन्होंने ये बताया है हमेशा कि हम लोग शॉर्ट पीरियड को ही लेके चलेंगे। तो शॉर्ट पीरियड में ही क्या है, इकोनॉमी में ज़्यादा प्रॉब्लम्स प्रिवेल करती हैं, लंबे समय में पढ़ने का कोई मकसद नहीं बनता, जो कि क्लासिकल थ्योरी कहते थे कि लॉन्ग टर्म में हम लोग वो चीज़ों को लेके चलते हैं। तो ये थ्योरी आपके शॉर्ट रन से रिलेटेड होगी, जो कि हम लोग अजम्पशंस में भी पढ़ेंगे। क्योंकि केन्स का एक फेमस क्वेट क्या था, इन लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड, कि लंबे समय में सारे के सारे मर जाते हैं, उसको पता भी नहीं लगेगा। तो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में जो भी पॉवर्टी की सिचुएशन है, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, वो शॉर्ट पीरियड में ही प्रिवेल करती है। और हम थोड़े समय में देखेंगे कि इसको रिमूव कैसे किया जा सकता है, किसकी हेल्प से रिमूव किया जा सकता है। तो ये सारी थ्योरी उसी से रिलेटेड है कि आपको इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे लेके आना है। तो ये चैप्टर आपका फोकस करता है केन्स के अप्रोच में टू द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द नेशनल इनकम इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी। ये हम पढ़ेंगे 2 सेक्टर इकोनॉमी जस्ट, जिसमें एक तो होगा आपका हाउस होल्ड सेक्टर, जिसको हम लोग कंज्यूमर मानते हैं, और दूसरा होगा आपका प्रोड्यूसिंग सेक्टर, जो कि प्रोड्यूसर होते हैं। तो ये 2 सेक्टर जो केन्जियन का थ्योरी है या मॉडल है, ये क्या अजम्पशन लेके चलता है कि आउटपुट क्या होगी आपकी, परफेक्टली इलास्टिक होगी टू द चेंजेस इन एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। अगर एग्रीगेट डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं, उससे आपकी आउटपुट में भी प्रोपोर्शनेट चेंजेस आएंगे, क्योंकि ये चीज़ क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है, सेम वैसे ही चल रही है। तो जो प्राइस लेवल, लेबर प्रोडक्टिविटी होगी, प्रोडक्ट की टेक्निक होगी, ये सारी चीज़ें क्या रहने वाली हैं, कांस्टेंट। क्योंकि हम लोग पहले ही मान के चले हैं कि जो केन्जियन का थ्योरी है वो एक शॉर्ट पीरियड एनालिसिस है, कि अगर हमने इक्विलिब्रियम पाना है इनकम एंड आउटपुट का, ये थोड़े समय की ही बात करेगा। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। अजम्पशंस पढ़ लेते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल अजम्पशंस हैं केन्जियन थ्योरी के। फर्स्ट जो मेन अजम्पशन है केन्स के थ्योरी का, दैट इज द शॉर्ट पीरियड। तो केन्जियन की जो थ्योरी है एम्प्लॉयमेंट की, वो अच्छे से काम करेगी जब टाइम पीरियड क्या होगा, थोड़ा होगा, शॉर्ट होगा। तो केन्स मान के क्या चलता है कि जो भी प्रॉब्लम्स अनएम्प्लॉयमेंट की प्रिवेल करती है डेवलप कंट्रीज़ में, वो सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट टर्म फिनोमिनन ही है। क्योंकि शॉर्ट टर्म पीरियड में क्या होता है, आपकी जो एग्रीगेट सप्लाई होती है वो क्या होती है रजे, कांस्टेंट होती है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। अगर हमने एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ाना है या बेरोज़गारी को अच्छे तरीके से ख़त्म करना है, तो वो कैसे किया जा सकता है, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा के किया जा सकता है। ठीक है, कि हम लोग एक इक्विलिब्रियम पॉइंट में कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ पे सप्लाई कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, जस्ट आपको एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा के घटा के इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंचना पड़ता है। तो ये आपका शॉर्ट पीरियड फिनोमिनन है। सेकेंड वन इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन। जो केन्स की थ्योरी है, जैसे कि क्लासिकल की थ्योरी थी, वो भी परफेक्ट कंपटीशन को लेके चलती है, केन्जियन की थ्योरी भी परफेक्ट कंपटीशन को ही लेके चलेगी। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता था, जिसमें सेम प्राइस चल रहा है, प्रिवेल कर रहा है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, बायर्स एंड सेलर्स की गिनती बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे हम लोग अजम्पशन परफेक्ट कंपटीशन के लेके चलेंगे। थर्ड है आपका दैट इज़ क्लोज्ड इकोनॉमी। पहले से ही डिस्कस कर लिया, 2 सेक्टर इकोनॉमी है, इसका मतलब बाहर देशों से हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई व्यापार नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उनका हमारी इकोनॉमी पे। तो केन्जियन थ्योरी की ये अजम्पशन थी कि जो आपकी डेवलप्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो क्लोज्ड इकोनॉमी रहेगी, जहाँ पे जो इनकम का लेवल है, एम्प्लॉयमेंट का लेवल है, वो अनइफेक्टेड रहेगा फॉरेन ट्रेड से, मतलब कोई आपका उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा।
फोर्थ वन इज लेबर इज द ओनली वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। शॉर्ट पीरियड की बात की है तो बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, सिर्फ लेबर ही वेरिएबल फैक्टर होगा जिसमें हम लोग चेंजेस करके आउटपुट के लेवल को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो केन्जियन की थ्योरी आपके बेस है शॉर्ट पीरियड पे, तो लेबर अकेला ही वेरिएबल फैक्टर होगा प्रोडक्शन का। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट जो प्रोडक्शन है वो किसका फंक्शन होती है, टेक्नोलॉजी का और लेबर का। शॉर्ट पीरियड में टेक्निक क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो अगर हम लोग लेबर्स की गिनती बढ़ा देते हैं हमारी आउटपुट भी बढ़ जाएगी। सिर्फ और सिर्फ मतलब लेबर को ही यहाँ पे चेंज किया जा सकता है। फिफ्थ बिल्कुल उसी से रिलेटेड, दैट इज़ द कांस्टेंट टेक्नोलॉजी। तो केन्स अज्यूम क्या करके चला है कि थोड़े समय में जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं की जा सकती, क्योंकि अकेला लेबर ही ऐसा प्रिंसिपल डिटर्मिनेंट होगा जो कि आउटपुट को डिटर्मिन करेगा। बाकी कोई चीज़ भी डिटर्मिन नहीं करेगी आउटपुट को, क्योंकि वो सारी चीज़ें क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। सिक्स्थ है आपका मनी अल्यूजन। मनी अल्यूजन क्या होता है कि कुछ ना कुछ लोगों के मन में कन्फ्यूज़न है, उनको पता नहीं है, तो हम लोग यही मान के चलते हैं कि जो आपकी चेंजेस आएगी नॉमिनल वेजेस में वही आपको रिप्रेजेंट करेगी चेंज इन द रियल वेज। अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि नॉमिनल वेजेस क्या होता है और रियल वेजेस क्या होता है। जी नॉमिनल वेजेस होता है जब हम मॉनेटरी टर्म्स की बात कर रहे होते हैं, जैसे लेबर है उसको 500 दिहाड़ी मिल रही है, दैट इज़ देयर द नॉमिनल वेजेस, मनी है। रियल वेजेस क्या होता है, सपोज करो दाम चीज़ों के बढ़ गए, इन्फ्लेशन आ गई है मार्केट में, तो जो वेजेस हम लोग एडजस्ट करते हैं इन्फ्लेशन से रिलेट करते हुए उसको कहते हैं रियल वेजेस। तो रियल वेजेस में चेंजेस आते हैं जैसे जैसे प्राइस लेवल में चेंज आएगा, क्योंकि हमें लेबर की परचेजिंग पावर को उतना ही रखना है, कम नहीं करना होता, तो वो रियल वेजेस होते हैं। लेकिन जो केन्जियन थ्योरी है एम्प्लॉयमेंट की, वो मान के क्या चली है कि लोगों के मन में ऐसा इल्यूजन है कि वैल्यू जो मनी की रहती है वो कांस्टेंट रहती है, क्योंकि वो मान के चलते हैं जैसे ही रियल वेजेस बढ़ेंगे वही सेम रेशियो में मनी वेजेस भी बढ़ेंगे। तो लोग क्या है इग्नोर ही कर देते हैं कि क्या क्या चेंजेस आ रही हैं आपकी प्राइजेस में ऑन द मनी वेजेस, तो वो सेम मान के चलते हैं रियल वेजेस एंड मनी वेजेस को। तो वो ये मानते हैं कि रियल वेजेस में चेंज आएगा, मनी वेजेस में सेम रेशियो में वैसे ही चेंज आएगा, ठीक है। तो सेवन्थ वन पॉइंट है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। प्रायर टू केन्स जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो क्या मानते थे कि सेविंग किसका फंक्शन होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का, इन्वेस्टमेंट किसका फंक्शन होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का। ये क्लासिकल का व्यू पॉइंट था। लेकिन केन्स क्या कहता है, नहीं, सेविंग डिपेंड करती है इनकम पे, ठीक है, और आपकी इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है एमईसी पे, दैट इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। शॉर्ट में हम इसको एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी कह देते हैं। प्रॉफिट आपको एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, एक्सपेक्टेशंस प्रॉफिट की कम है, इन्वेस्टमेंट भी कम होगी। ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है आगे, जैसे प्रोस्पेक्टिव यील्ड, सप्लाई प्राइस हो गया, ये सारा हमने डिस्कस कर रखा है अपनी वीडियोज़ में। एट्थ वन इज मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो केन्जियन की थ्योरी क्या अज्यूम करती है कि मनी का अकेला एक रोल नहीं होता, दैट इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज अलोन। ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन एक और भी होता है, इसको स्टोर ऑफ वैल्यू भी कहते हैं। सेविंग्स भी करते हैं हम लोग, उसको स्टोर करके भी रखते हैं। तो केन्जियन ने इसका एक और फंक्शन आपको बता दिया है। लेकिन क्लासिकल वाले क्या मानते थे कि मनी सर्व्स एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज ओनली, लेकिन केन्स ने इसको स्टोर ऑफ वैल्यू भी बताया है। आगे डिस्कस करते हैं इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम जीडीपी डिटर्मिनेशन, फर्स्ट अप्रोच की बात करने जा रहे हैं, दैट इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड एग्रीगेट आउटपुट की बात करने जा रहे हैं। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो इक्विलिब्रियम है जीडीपी में वो कहाँ पर आपको मिलता है, जहाँ पे आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर किसके बराबर हो जाएगा, एग्रीगेट आउटपुट के बराबर हो जाएगा। पहले ये देखो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या होता है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मतलब टोटल खर्चा, इसको हम लोग एग्रीगेट डिमांड भी कहते हैं, ठीक है ना। खर्चा करना होता है, डिमांड कर रहे हो, ये किस पे डिमांड करते हैं, या तो कंजप्शन करेंगे, ठीक है, या तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, बस यही चीज़ है सारी की सारी। पहले डिस्कस करते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को। एक दो सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या होता है, जब हम लोग कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट का सम अप कर देते हैं, दैट इज C+I। AE हो गया आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, C क्या है यहाँ पे, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यहाँ पे लिखा गया है गवर्नमेंट नहीं खर्चा कर रही, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। आई क्या है आपका, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो हमने दो चीज़ें यहाँ से देख ली हैं दो सेक्टर इकोनॉमी में, एक तो गवर्नमेंट नहीं खर्चा करेगी, देयर इज़ नो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सेकेंड इज
कोई एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट नहीं होगा इकोनॉमी में। अब ये भी ध्यान देना है कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का यहाँ पे मतलब क्या है, प्लान्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या फिर डिजायर्ड एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, जो हमें चाहिए प्लान्ड है। इसका मतलब ये है कि लोग कैसे अपना पैसा खर्च करते हैं एक अकाउंटिंग ईयर के भीतर भीतर। तो सी आपका रेफर्स क्या होगा, सी का मतलब है डिजायर्ड एक्सपेंडिचर या प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड। सी मतलब कंजप्शन, कंजप्शन कौन करता है, हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड कितना खर्चा कर रहे हैं आपके कंट्री के अंदर बनी हुई चीज़ों का। आई क्या होगा, प्रोड्यूसर या फर्म कितना खर्चा कर रही है आपके डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स का। बस इतना सा फर्क है इसमें। आई में हम लोग प्रोड्यूसर्स फर्म्स को लेंगे और सी में हम लोग हाउस होल्ड को लेंगे। तो कॉम्पोनेंट जो ए का है वो पॉजिटिवली रिलेट करता है इनकम से। वो कैसे, इनकम बढ़ेगी तो पता ही है कि खर्चा बढ़ेगा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर विल ऑल्सो इंक्रीज, कंजप्शन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। लेकिन कंजप्शन फंक्शन में एक केन्स का साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन क्या बताता था कि अगर आपकी इनकम ज़ीरो है तब भी कुछ ना कुछ कंजप्शन ज़रूर की जाती है अपने लेवल को सस्टेन करने के लिए। ठीक है, क्योंकि उनको अपना सबसिस्टेंस लेवल को रखने के लिए कुछ ना कुछ पैसा चाहिए। तो अगर इनकम ज़ीरो है तब भी कुछ ना कुछ खर्चा ज़रूर होगा, एक मिनिमम लेवल का कंजप्शन ज़रूर होगा, भले आपकी इनकम ज़ीरो ही क्यों ना हो। अब फिगर हम लोग बना लेते हैं इसकी। एक्स एक्सिस पे लेना है आपको इनकम एंड रियल जीडीपी, और रियल जीडीपी को वाई एक्सिस पे लेना है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को। अब ये हमें पता है कि अगर हमारी इनकम ज़ीरो है तब भी कंजप्शन कुछ ना कुछ होगी। तो सपोज करो हम लोग यहाँ पे 200 लेके चलते हैं कि हमने अगर इनकम ज़ीरो है मेरी तो तब भी मैं 200 का खर्चा कर रही हूँ। ये मेरा सी पॉइंट हो गया। अब क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कर्व बनानी है। इन्वेस्टमेंट कर्व आपकी कैसे बनेगी, दैट विल बी एक स्ट्रेट लाइन, मतलब एक पैरेलल लाइन बनेगी एक्स एक्सिस के अक्रॉस। अब ये ऐसा क्यों बना है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके चले हैं ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। इनकम भले कम हो भले ज़्यादा हो तब भी इन्वेस्टमेंट होगी ही होगी। ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता था, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, जिसमें कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। इसमें इनकम का लेवल कुछ भी हो तब भी सरकार अपने द्वारा कुछ ना कुछ खर्चा ज़रूर करती है इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए। तो आपका ये चीज़ क्लियर होगी कि सी अब पॉजिटिवली रिलेट करता है वाई से। हमें पता है इनकम बढ़ेगी कंजप्शन भी बढ़ेगी, तो इसी वजह से ये स्ट्रेट लाइन बनती होती है। आई भी आपकी स्ट्रेट लाइन बनी है, केन्स ने यहाँ पे ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट ली है और वो कितनी लेके चला है 500, कितना तो खर्चा करेगी ही करेंगे। अगर हम सी प्लस आई को प्लस कर दें, सी प्लस आई कर दें तो ये क्या हो जाएगा रजे, ये आपकी जो कंजप्शन कर्व है ये बिल्कुल पैरेलल ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और ये हमारा सी प्लस आई बन गया। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कहते हैं। बस ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। सी प्लस आई फंक्शन से ए ई फंक्शन मिल जाएगा। अब ए ई फंक्शन बिल्कुल देखो पैरेलल बना है, सी फंक्शन के पैरेलल ही बनेगा। सब में क्या है 500 ऐड करते जाओगे, ठीक है ना। ये देखो 500 एंड 200 दैट इज आपका ऐड कर दिया 700 बन गया, यहाँ पे 700 आ गया। इसको ऐड करते जाओगे ये पैरेलल ही चलेगी ये चीज़ आपकी, ठीक है। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो फंक्शन है सी फंक्शन है, ठीक है। वे दोनों का जो आपको पार्ट मिलेगा 500, ये देखो 700 में से 200 माइनस करवा देंगे तो 500 रह गया। 500 ही क्या आपकी इन्वेस्टमेंट, कोई खर्चा या तो हम लोग कंजप्शन पे करेंगे या इन्वेस्टमेंट पे करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस क्या निकल के आएगा, आपकी ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट ही निकल के आएगा। तो यहाँ तक क्लियर है पूरा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं अब एग्रीगेट आउटपुट की। ये था आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट आउटपुट क्या होता है, ये भी प्लान है। प्लान्ड आउटपुट कितनी हो रही है आपके एक अकाउंटिंग ईयर में, मतलब हाउ मच आउटपुट द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स विश टू प्रोड्यूस, दैट डिपेंड्स ऑन द एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ डिमांड। कि जितनी डिमांड होगी, ठीक है, उसी तरीके से कितने प्रोड्यूसर्स आउटपुट को प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, कितनी मतलब आउटपुट प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, ये हो गया आपकी प्लान्ड आउटपुट। यहाँ पे अज्यूम किया जाएगा कि आपके जो भी इनपुट्स होंगे वो आपके पास अवेलेबल होंगे, ताकि अगर आपको आउटपुट को बढ़ाना है आपके पास इनपुट्स अवेलेबल हों, सो दैट आउटपुट अपने आप को एडजस्ट कर सके। अगर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या डिमांड में कोई भी चेंजेस आती है ना तो आउटपुट खुद को एडजस्ट करे। इसी वजह तो हमने लिया था परफेक्टली इलास्टिक आउटपुट है। जैसे जैसे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में चेंजेस आएगी आउटपुट में भी चेंजेस आएगी। इस सिचुएशन में हम लोग एग्रीगेट सप्लाई क्या थी, कॉन्स्टेंट।
इसको ज़्यादा रोल नहीं दिया गया, ये पैसिव डिटर्मिनेंट है। आपका जो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ये आपका एक्टिव डिटर्मिनेंट रहेगा, क्योंकि इसी को चेंज करके हम लोग इक्विलिब्रियम लेवल को अचीव कर सकते हैं। आउटपुट आपकी परफेक्टली इलास्टिक है, एडजस्टमेंट उसमें कर सकते हैं जैसे ही आपके एग्रीगेट डिमांड में कोई ना कोई चेंजेस आ रहे हैं। तो यहीं पे जो आपका सोल डिटर्मिनेंट है वो आपका एग्रीगेट डिमांड ही रहेगा, ना कि एग्रीगेट सप्लाई। टेबल हम डिस्कस करते हैं कैसे बनाना है। अब यहाँ पे आपको जीडीपी का लेवल दे रखा है, आउटपुट, ठीक है। सेकंड आपको दे रखा है कंजप्शन एक्सपेंडिचर का फंक्शन, जो कि हम क्या लेके चले हैं, C इज इक्वल टू 75 प्लस 0.75 y। आई आपने 800 को फिक्स कर रखा है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कैसे निकालना है, C प्लस आई। तो ये आपकी आउटपुट है, पहले ज़ीरो आउटपुट हुई, ठीक है, तब भी खर्चा कितना होएगा, इनकम ज़ीरो है राजे, इनकम ज़ीरो है, तब भी हम लोग 75 का खर्चा करें। क्यों? क्योंकि सी फंक्शन में पुट करवा के देख लो वैल्यूज़ को। 75 प्लस 0.75, वाई क्या है, ज़ीरो है, तो बचा कितना, 75 बच गया। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है, सेम 800 लेके चलनी है। इन दोनों को क्या करो, प्लस कर दो। 75 प्लस 800 क्या निकल के आ गया, 875। नेक्स्ट देखो, इनकम का लेवल अगर 200 है, यहाँ पे पुट करवाओ 75 प्लस 0.75 इंटू 200, तो सेम आपका कितना निकल के आएगा, 225 निकल के आएगा। ये बिल्कुल सेम है, इसको प्लस करो, कितना आ गया, 1025। बस इसी तरीके से आपको निकालते जाना है। अगर इनकम का लेवल 800 है तो सेम चीज़ है, पुट करवा दो 0.75 इंटू 800, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 675। 675 में से प्लस करोगे 800, ये आपका 1475। इसी तरीके से आपको निकालना है। अब देखना है कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे मिलता है। इक्विलिब्रियम मिलेगा जहाँ पे आपका आउटपुट किसके बराबर हो जाएगा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के। 3500 यहाँ पे है, 3500 यहाँ पे है। ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट तो वही रहेगी 800 की। यहाँ पे आपकी कंजप्शन कितनी आएगी, 2700 की। कंजप्शन इतना करवा रहे हो, इन्वेस्टमेंट इतना आया, कितना, 3500, ठीक है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट ही मिलेगा। तो इकोनॉमी आपकी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कब होगी, जब आपका लेवल आउटपुट का क्या होगा, 3500। तो इस लेवल पे दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी। अगर तो कोई डिसइक्विलिब्रियम अक्कर करता है, अब राजे ये देखो डिसइक्विलिब्रियम कहाँ पे है, ये हमारा क्या है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है। यहाँ तक देखो, ये हमारी क्या है, आउटपुट है। आउटपुट कम है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से, देखते जाओ, ठीक है। 200 कम है, 800 कम है, 147, 3000 भी कम है, 3125। यहाँ पे दोनों बराबर हो जाते हैं, 3500 35। अब इस लेवल पे आपका क्या है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ठीक है, ज़्यादा है इनकम से, मतलब हम लोग लेके चलते हैं y इज़ लेस देन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। ये चीज़ क्लियर है। इससे आगे जाओगे ना, जैसे ये देखो यहाँ पे 4000 है, यहाँ पे कितना आ गया, 3875। यहाँ पे मतलब आउटपुट ज़्यादा है। नीचे आते जाओगे तो इसका मतलब y इज़ ग्रेटर देन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। बस ये लेवल्स क्या हैं, डिसइक्विलिब्रियम के। इक्विलिब्रियम लेवल कौन सा हुआ, जहाँ पे y इज इक्वल टू यही 3500 पे हो गया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, ये टेबल का सारा कुछ बता रखा है। अब देखो पॉसिबिलिटीज़ क्या होती हैं दो डिसइक्विलिब्रियम की। पहली पॉसिबिलिटी कि प्लान्ड आउटपुट क्या है, अगर प्लान्ड एक्सपेंडिचर से कम है। इफ़ फर्म्स प्रोड्यूस आउटपुट वर्थ ₹1000, टेबल में अगर हम लोग देखेंगे तो जहाँ पे 1000 आउटपुट की प्रोडक्शन हो रही थी, तो वहाँ पे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर था 1625 का, ठीक है। इसका मतलब 625 की एक्सीड कर गया। आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यहीं पे है ना, देयर वुड बी एन एक्सेस डिमांड। डिमांड तो लोग एक्सीड कर गए हैं 625 से। हमने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को क्या लिया, डिमांड होती है, ठीक है, वो एक्सीड कर गई। राजे डिमांड बढ़ गई लेकिन आउटपुट तो 1000 की है, इसका मतलब आउटपुट को बढ़ाना पड़ेगा ना, ज़्यादा प्रोडक्शन करवानी पड़ेगी। अब ज़्यादा प्रोडक्शन से क्या होगा, जीडीपी का लेवल बढ़ जाएगा और हम लोग इक्विलिब्रियम लेवल पे दोबारा से पहुंच जाएंगे। ऑल्सो जो इकोनॉमी है वो स्टेट इक्विलिब्रियम पे आ सकती है अगर जो हमारे पास पैसा बचा हुआ है ना, जैसे 625 रुपीज़ है, वो हम आज वाले स्टॉक पे खर्च ना करें, बल्कि कोई ना कोई पुराना जो स्टॉक पड़ा होगा उस पर खर्चा कर दें, ठीक है। प्रेजेंट इनकम इज स्पेंड ऑन दी पास्ट आउटपुट, आज की इनकम कोई पिछली आउटपुट को खरीदने पे खर्च कर दें, तो ये भी हो सकता है। इस तरीके से भी हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, बिकॉज
producers tend to enhance their planned output to match the level of planned expenditure or because excess purchasing power is spent on the past out. इसका मतलब प्रोड्यूसर भी या तो क्या है आउटपुट को ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, इक्विलिब्रियम पे आ सकता है, और खुद भी हम क्या कर सकते हैं कि पुराने वाला जो एग्जिस्टिंग स्टॉक होगा उस पर खर्चा करें, आज के स्टॉक पे खर्चा ना करें। दोनों तरीके से हम लोग इक्विलिब्रियम पर पहुँच सकते हैं। जो एक्स इनकम है 625 वो स्पेंड किस पे कर दें, स्टॉक ऑफ गुड्स, सो दैट जो करंट आउटपुट है 1000 वो आपकी पुराने आउटपुट के बराबर हो जाए। 625 हम कहीं ना कहीं और स्पेंड कर दें। इस तरीके से इक्विलिब्रियम लेके आया जा सकता है। सेकंड पॉसिबिलिटी देखो, आउटपुट ज़्यादा है, ठीक है, डिमांड कम है, एक्सपेंडिचर कम करवा रहे हो। अगर अजय आउटपुट एक्सीड कर गई एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से, इसका मतलब ये है कि आपके पास आउटपुट पड़ी है, ज़्यादा पड़ी है, अनसोल्ड गुड्स है आपके पास। अनप्लान्ड स्टॉक से क्या होगा, अब हम आउटपुट को कम कर देंगे, ठीक है ना, जिससे जीडीपी में फॉल आएगा, हम दोबारा से इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंच पाएंगे। अगर मैं टेबल की हेल्प से देखूं तो वहाँ पे एक लेवल था 6000 का, आउटपुट 6000 की थी, ठीक है, लेकिन खर्चा हो रहा था इतना। इसमें भी डिफरेंस कितना आया था, 625 का। तो ये जो 625 का है, इसमें बैलेंस लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आउटपुट को कम करना पड़ेगा, ठीक है। आउटपुट को कम कर देंगे तो आपका ये जो 625 वाला एक्सेस आ रहा वो नहीं आएगा आगे चल के। फाइनली इक्विलिब्रियम हमें कहाँ पे मिला था, 3500 पे, ठीक है। ये हमने टेबल की हेल्प से देखा ही था कि इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ पे आया था। अब इसको हम ग्राफ की हेल्प से शो कर देते हैं। अब ये देखिए, एक्स एक्सिस पे इनकम मतलब जीडीपी के लेवल को लेना है, वाई एक्सिस पे आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ये आपकी रेफरेंस कर्व हम लोग बनाते होते हैं 45 डिग्री एंगल पे। ये हमारी क्या हो गई, रेफरेंस कर्व। मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वैसे ही आपकी इनकम में बढ़ोतरी हो रही है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर सेम लेवल से बढ़ता जा रहा है। इक्वल लाइन हमने शो करवाई है। अब जो हमने C+I वाली लाइन बनाई थी वो ऐसे बनती है, ठीक है, ओरिजिन से ऊपर ही स्टार्ट हुई थी, दैट इज हमारी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू C+I वाली कर्व होगी। इक्विलिब्रियम रजे पॉइंट कहाँ पे था, जहाँ पे आउटपुट कितनी प्रोड्यूस हो रही थी, 3500। अब अगर हम लोग इस चीज़ को लेके चलें, सपोज करो आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है 1000 की, इस लेवल पे आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या था, ज़्यादा था आपके आउटपुट से, लेकिन डिमांड कितने की कर रहे थे, 1625 की, ठीक है। इनमें डिफरेंस कितने का आया था, 625 का। वही चीज़ शो करवाई है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे आउटपुट की प्रोडक्शन हुई है 6000 की, ठीक है, लेकिन डिमांड कितने की हुई है, 5375 की। डिमांड कम कर दी ना। अगर मैं वैसे ही आपको शो करवा दूँ, ठीक है, सिर्फ कर्व्स की हेल्प से अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो ये देखो, ये आपकी इनकम वाली लाइन है, आउटपुट वाली। ये आपकी क्या है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ये नीचे है ना, ये नीचे है, इसका मतलब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज लेस देन इनकम। यहाँ पे ये ऊपर हो गई, दैट इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन योर इनकम। बस ये इसमें डिफरेंस है, यहाँ पे 6000 था, यहाँ पे 1000 था। ये सारा आपको एक्सप्लेन किया गया है कि डिसइक्विलिब्रियम भी आ सकता है। इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा, जहाँ पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, दैट इज़ द लेवल ऑफ 3500। जहाँ पे आउटपुट की प्रोडक्शन हुई थी वहाँ पे दोनों क्या थे, इक्वल थे। AE ग्रेटर हो सकता है वाई से, तो इसका मतलब हमें आउटपुट को बढ़ाना पड़ेगा, एक्सपेंशनरी प्रेशर जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। आउटपुट बढ़ा दोगे, इक्विलिब्रियम दोबारा से आ जाएगा। और वैसे ही AE अगर लेस देन हो जाएगा वाई से, आउटपुट को कम करना पड़ेगा, उसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी प्रेशर ऑन द आउटपुट, ठीक है। उस तरीके से हम लोग दोबारा से स्लिप कर जाएंगे अपने इक्विलिब्रियम लेवल पे। अब हम देखते हैं इक्वेशन कैसे बनती है, एस्टिमेटिंग इक्वेशन फॉर द इक्विलिब्रियम जीडीपी। हमें ये तो पता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है, C+I के। ये भी पता है C किसके बराबर होता है, कंजप्शन फंक्शन में देखा था ना, अल्फा प्लस बीटा वाई। अल्फा क्या होता है, ऑटोनमस कंजप्शन, बीटा क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है, ठीक है। आपकी वाई डिस्पोजेबल इनकम, मतलब टैक्स में से माइनस कर दो जो इनकम आपके पास बची। आई हमारा आई नोट के बराबर ही लेना है, दैट इज कॉल्ड दी ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। अब देखो राजी, वाई किसके बराबर था, C+I की। C की वैल्यू यहाँ पे पुट करवा दो, दैट इज अल्फा प्लस बीटा वाई। आई को हमने क्या लिया है, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, मतलब आई नोट। अब ये चीज़ क्या है, उधर चली जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगा वाई माइनस बीटा वाई, उधर क्या रह गया, अल्फा प्लस आई।
ये चीज़ होगी। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, y को कॉमन ले लेंगे, बीच में बचा 1 माइनस बीटा, इधर तो वैसे ही अल्फ़ा प्लस आई नोड ही रहेगा। तो इसका मतलब इनकम हमारी क्या बन जाएगी, अल्फ़ा प्लस आई नोड अपॉन 1 माइनस बीटा। बस ये आपकी इक्वेशन बनेगी इनकम की, एक इक्विलिब्रियम लेवल को ढूंढने की। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो हेल्पफुल लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।